हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। बीएड फर्स्ट ईयर में हम चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप हमारा फर्स्ट पेपर पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमारी यूनिट 4 चल रही है, जिसमें हम समायोजन, लास्ट सैटरडे को हमने पढ़ा था समायोजन और कुसमायोजन। समायोजन क्या था कि समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसके द्वारा व्यक्ति अपने और अपने वातावरण के बीच संतुलित संबंध रखने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है। अर्थात व्यक्ति अपने वातावरण और स्वयं के बीच संतुलन स्थापित करता है तो उसका समायोजन होता है, और अगर वह ऐसा नहीं कर पाता है तो वह स्थिति कुसमायोजन कहलाती है। हमने पढ़ा था कि कुसमायोजन वाले व्यक्ति के लक्षण पढ़े थे हमने, कि वे अपने परिवेश के अनुकूल होने में असमर्थ होते हैं, अस्थिर बुद्धि वाले होते हैं, असामाजिक होते हैं, स्वार्थी होते हैं, हमेशा चिंतित रहते हैं आदि कई गुणों के बारे में हमने पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे कि कुसमायोजन के मानसिक कारण, कि ये कुसमायोजन क्यों होता है, किस कारण से समायोजन नहीं हो पाता है और कुसमायोजन की स्थिति उत्पन्न होती है। तो कुसमायोजन के मानसिक कारणों को 3 भागों में बांटा गया है। अर्थात जब व्यक्ति सामान्य से हटकर व्यवहार करने लगता है तो समायोजन की शक्ति का ह्रास होने लगता है। तो इसके 3 कारण बताए गए: भग्नाशा या कुंठा, मानसिक संघर्ष और मानसिक तनाव। सबसे पहले हम भग्नाशा या कुंठा, फ्रस्ट्रेशन जिसको हम बोलते हैं कि फ्रस्ट्रेट हो रहा है ये आदमी या ये व्यक्ति फ्रस्ट्रेशन से घिरा हुआ है, तो फ्रस्ट्रेशन के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे। फ्रस्ट्रेशन, गुड के अनुसार फ्रस्ट्रेशन का अर्थ है किसी इच्छा या आवश्यकता में अवरोधक आ जाने से उत्पन्न संवेगात्मक तनाव, कि किसी इच्छा या आवश्यकता में अवरोधक आ जाने से जो संवेगात्मक तनाव उत्पन्न होता है उसे भग्नाशा या कुंठा या फ्रस्ट्रेशन कहा जाता है। तो संसार के समस्त प्राणी दिन रात क्रियाशील रहते हैं। मनुष्य बौद्धिकता में श्रेष्ठ होने के कारण अधिक चिंतनशील क्रियाओं को मानता है। उसकी सहज क्रियाओं को छोड़कर अन्य सभी क्रियाएं प्रेरकों पर आधारित होती हैं। प्रेरक व्यक्ति की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने में संलग्न हो जाता है। वह जब विभिन्न रुकावटों के कारण लक्ष्य प्राप्ति में असफल रहता है तो उसमें कुंठा का प्रादुर्भाव होता है, कि वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में संलग्न हो जाता है, और जब विभिन्न रुकावटें आती हैं जिनके कारण वह अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता है, अर्थात समायोजन नहीं हो पाता है, कुसमायोजन की स्थिति जहाँ उत्पन्न होती है तो उसमें कुंठा का प्रादुर्भाव होता है। एग्जाम्पल, एक छात्र पढ़ने के लिए विशेष परिश्रम करता है जिससे वह कक्षा में प्रथम स्थान पा सके। जब परीक्षा फल निकलता है तो वह प्रथम स्थान प्राप्त नहीं करता है। इसमें अवरोधक क्रमबद्ध पढ़ने का अभाव, स्तरानुसार प्रश्नोत्तरों का अभाव, पारिवारिक परेशानियां या रात्रि को बिजली का अभाव आदि हो सकते हैं, कि इनमें से कोई सा भी कारण हो सकता है जिसके कारण वह जो उसका लक्ष्य था कि कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करेगा, वह अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका।
इस प्रकार के छात्रों में कुंठा का प्रादुर्भाव हो जाता है। भग्नाशय के अर्थ को समझने के लिए विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों ने कुछ परिभाषाएं दी है, जो निम्नानुसार हैं। गुड के अनुसार फ्रस्ट्रेशन का अर्थ है किसी इच्छा या आवश्यकता में अवरोधक आ जाने से उत्पन्न संवेगात्मक तनाव। किसी इच्छा या आवश्यकता में अवरोधक आ जाने से उत्पन्न संवेगात्मक तनाव को फ्रस्ट्रेशन कहा जाता है। कोलसनिक के शब्दों में, भग्नाशय उस आवश्यकता की पूर्ति या लक्ष्य की प्राप्ति में विफल होने या अवरुद्ध होने की भावना है जिसे व्यक्ति महत्व देता है। कोलसनिक ने कहा है कि फ्रस्ट्रेशन वह है उस आवश्यकता की पूर्ति या लक्ष्य की प्राप्ति में विफल होने या अवरुद्ध होने की भावना फ्रस्ट्रेशन है जिसे व्यक्ति महत्व देता है। इस प्रकार के अस्वाभाविकता से टकराव होने पर मानव चिंतित होने लगता है और यही चिंता उसको असफलता की ओर ले जाती है। अतः असफल होना ही निराश होना या फ्रस्ट्रेशन की दशा को प्राप्त करना होता है। अब है कॉजेस ऑफ फ्रस्ट्रेशन। विद्वानों ने फ्रस्ट्रेशन उत्पन्न होने के विभिन्न कारण दिए हैं, जिसमें से पहला है भौतिक कारण। व्यक्ति का विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण के सहयोग से होता है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि व्यक्ति के विकास को सबसे ज़्यादा वंशानुक्रम और वातावरण प्रभावित करता है। तो व्यक्ति वातावरण के अंतर्गत पारिवारिक, सामाजिक, आस पड़ोस सब आ जाता है। तो व्यक्ति का विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण के सहयोग से होता है। पर्यावरण में पाए जाने वाले भौतिक तत्व व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति में सहायक होते हैं। पर्यावरण में पाए जाने वाले भौतिक तत्व व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति में सहायक होते हैं और अकाल, बाढ़, भूचाल, युद्ध, महामारी आदि व्यक्ति की आवश्यकता एवं लक्ष्य पूर्ति में बाधक सिद्ध होते हैं। इस प्रकार से उसकी उन्नति अवरुद्ध हो जाती है, जिससे वह निराश और असंतुष्ट प्राणी बन जाता है और फ्रस्ट्रेशन उसमें प्रादुर्भाव होता है। सेकंड है सामाजिक तत्व। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में रहकर अपना विकास व आवश्यकता की प्राप्ति विभिन्न प्रेरकों के माध्यम से करता है। उसका समाजीकरण उस समाज के नियमों, मान्यताओं, आदर्शों और परंपराओं की छाया में किया जाता है। वह सामाजिक सम्मान एवं विकास की विभिन्न साधन तभी प्राप्त कर पाता है जब वह समाज के द्वारा बताए गए पथ का अनुगमन करता है। लेकिन वर्तमान समय में एक राष्ट्र अनेक जातियां, धर्मों और संस्कृतियों का संगठन होता है। अर्थात वह आदमी सामाजिक सम्मान और विकास कब प्राप्त करता है? जब वह समाज के द्वारा बनाए गए नियमों, परंपराओं को मानता है और उनको फॉलो करता है। अतः जब एक ही देश में रहने वाले विभिन्न जातियों को समान अधिकार प्राप्त नहीं होते तो उनमें फ्रस्ट्रेशन की भावना उत्पन्न होती है। जैसे यहूदी, निग्रो जाति के लोग समाज में सभी अधिकार अभी तक प्राप्त नहीं कर सके हैं। तीसरा है व्यक्तिगत कमियां। संसार में कोई भी दो व्यक्ति एक समान नहीं होते, चाहे वह जुड़वा ही क्यों न हो। व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि आधारों पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। जैसे कुछ व्यक्ति में शारीरिक कमी, जैसे कोई बहरा है, अंधा है, दुबले पतले हैं या बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, मंदबुद्धि वाले होते हैं, आत्मविश्वास की कमी या और कई मानसिक कारण भयभीत होने वाले, स्वभाव की अस्थिरता वाले होते हैं, तो वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति
नहीं कर पाते हैं, वातावरण के साथ समायोजन नहीं हो पाता है। इस प्रकार से वे अपनी असफलता का मुख्य कारण व्यक्तिगत कमियों को मान लेते हैं। फोर्थ है आर्थिक कारण। आज के युग में सबसे अधिक मान सम्मान धन का होता है। धनी व्यक्ति का सभी मान सम्मान करते हैं। जब व्यक्ति धन की कमी के कारण अपनी आवश्यकताओं, लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर पाता है तो वह मानसिक संघर्षों में उलझ जाता है। ये मानसिक संघर्ष जब तक उसके मस्तिष्क में विचरण करते हैं तब तक वह निराशा का शिकार बना हुआ रहता है। क्योंकि सबसे पहले हमने परसों पढ़ा था कि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, और जब शरीर स्वस्थ रहेगा तभी मस्तिष्क है वह स्वस्थ रहेगा। तो आर्थिक कारण भी होता है कि आर्थिक व्यवस्था जिसकी अच्छी नहीं होगी, जिन्हें अच्छा खान पान नहीं मिलता है, तो वे बीमारी का शिकार हो जाएंगे। और जब व्यक्ति बीमार रहता है, कमज़ोर होता है, दुबला पतला होता है, तो उसमें झुंझलाहट होती है और कुसमायोजन का शिकार वह हो जाता है। विरोधी इच्छाएं। संसार का महान से महान व्यक्ति भी अपनी इच्छाओं का शिकार हुआ है। जब व्यक्ति एक ही समय में विरोधी आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहता है तो उसमें से किसी एक को त्यागना पड़ता है। जैसे कोई शादी के लिए सुंदर और सुशील लड़की चाहता है और अच्छा दहेज भी चाहता है, अतः एक चीज़ को छोड़ना पड़ता है तो उसमें निराशा का भाव उत्पन्न हो जाता है कि यदि दो इच्छाएं वह रखता है और जो आपस में विरोधी होती हैं तो उसमें से एक को उसे छोड़ना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बताया है कि कोई सुंदर लड़की है, पढ़ी लिखी लड़की है, वो उसे चाहिए लेकिन उसको साथ में दहेज भी चाहिए, और वो लड़की है वो दहेज नहीं ला सकती है या लाती है, तो दोनों में से एक को छोड़ना पड़ेगा। या तो दहेज का लालच छोड़ना पड़ेगा या फिर उस लड़की को छोड़ना पड़ेगा। तो विरोधी इच्छाएं भी फ्रस्ट्रेशन का प्रादुर्भाव कराती हैं। व्यक्ति की नैतिकता। प्रत्येक समाज अपने नागरिकों को नैतिकता की शिक्षा देता है। यह नैतिकता कभी कभी समाज या समुदाय के दायरे से निकलकर मानवीय संबंधों पर आधारित हो जाती है। मुख्य रूप से चोरी न करना, झूठ न बोलने, स्वाध्याय करना, नियमों एवं कानूनों को मानना, अहिंसा का पालन करना, दूसरों की सहायता करना आदि नैतिक आदर्शों की शिक्षा प्रत्येक नागरिक को दी जाती है। इन आदर्शों में बंधकर जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाता है तो उसमें निराशा के भाव उत्पन्न होते हैं। एक छात्र कक्षा में पास होने के लिए नकल करना चाहता है लेकिन नैतिकता के बंधन में वह बंधा होता है जो उसे ऐसा करने से रोकता है, तो वह निराश हो जाता है कि काश मैं अगर नकल कर सकता तो मैं अच्छे नंबर ला सकता था। 7th है वर्तमान परिस्थितियां एवं दशाएं। व्यक्ति के विकास में वर्तमान परिस्थितियां एवं दशाएं भी सहायक हैं। इन्हीं को हम एक साधन भी कहते हैं। जब किसी व्यक्ति के उद्देश्य प्राप्ति में वर्तमान साधनों की कमी पाई जाती है तो वह अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाता और भग्नाशा का शिकार हो जाता है। उदाहरण के तौर पर जब कक्षा में एक छात्र प्रथम आना चाहता है लेकिन उसके पास पुस्तकें नहीं है तो वह अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाता है और निराश हो जाता है। तो ये थे कुंठा या फ्रस्ट्रेशन के कारण, जिसमें से फर्स्ट है भौतिक कारण कि कभी महामारी, अकाल, बाढ़ आदि ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जिसके कारण व्यक्ति की उन्नति है वह अवरुद्ध हो जाती है और वह फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाता है। दूसरा है सामाजिक तत्व कि समाज के जो नियम, मान्यताएं, आदर्श हैं
उनको वह मानता है, लेकिन तभी वह समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति की पहचान बना पाता है। लेकिन कुछ जातियां ऐसी हैं जिन्हें अभी भी समाज में सभी अधिकार प्राप्त नहीं हैं। व्यक्तिगत कमियां कि कुछ शारीरिक या मानसिक कमियों के कारण व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है, जिस कारण वह फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाता है। आर्थिक कारण कि आर्थिक कारणों के कारण अर्थात धनाभाव के कारण वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है, तो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाता है। विरोधी इच्छाएं कि दो इच्छाएं रखता है, दो इच्छाएं उसकी होती हैं और एक को उसमें से त्याग करना पड़ता है। एक प्राप्त हो सकती है लेकिन उसके लिए दूसरी का त्याग उसे करना पड़ेगा, जिसके कारण उसके मन में निराशा के भाव उत्पन्न होते हैं। व्यक्ति की नैतिकता कई बार होता है कि नैतिकता के कारण वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सकता है, तो उसमें निराशा के भाव उत्पन्न होते हैं। वर्तमान परिस्थितियां या दशाएं कि वर्तमान परिस्थिति ऐसी है जिसके कारण वह सफल नहीं हो पा रहा है, तो उसमें निराशा के भाव उत्पन्न हो जाते हैं। अब है मानसिक संघर्ष। हमने 3 कारणों में विभक्त किया था कुसमायोजन के मानसिक कारण 3। पहला था फ्रस्ट्रेशन, दूसरा है मानसिक संघर्ष, तीसरा है मानसिक तनाव, जिसमें से हमने फ्रस्ट्रेशन पढ़ लिया। अब हम पढ़ रहे हैं मानसिक संघर्ष। मानसिक संघर्ष को मानसिक द्वंद्व भी कहा जाता है। यह संघर्ष पूर्ण रूप से मानसिक होता है और व्यक्ति जब तक किसी निश्चित उद्देश्य का चुनाव नहीं कर लेता, यह मानसिक या विचारों का संघर्ष समाप्त नहीं होता है। तो व्यक्ति जब तक किसी निश्चित उद्देश्य का चुनाव नहीं कर लेता है और उसके दिमाग में जो संघर्ष चलता है वह तब तक समाप्त नहीं होता है जब तक वह निश्चित उद्देश्य का चुनाव नहीं कर ले। मानसिक संघर्ष है वह विरोधी भावनाओं के कारण उत्पन्न होता है। विरोधी भावनाओं के कारण अर्थात एक को छोड़ना पड़ता है। आपस में विरोधी भावनाएं होती हैं कि एक काम करना है तो दूसरा नई इच्छा करते हुए भी उसको करना पड़ेगा। क्रो एंड क्रो ने लिखा है, मानसिक द्वंद्व या संघर्ष उस समय उत्पन्न होता है जब एक व्यक्ति को पर्यावरण की उन शक्तियों का सामना करना पड़ता है जब उसकी स्वयं की रुचियों और इच्छाओं के विपरीत कार्य करती हैं। क्रो एंड क्रो ने लिखा है, मानसिक द्वंद्व या मानसिक संघर्ष उस समय उत्पन्न होता है जब एक व्यक्ति को पर्यावरण की उन शक्तियों का सामना करना पड़ता है जब उसकी स्वयं की रुचियों और इच्छाओं के विपरीत कार्य करती है। बोरिंग, लैंगफील्ड और बेल्ट के अनुसार मानसिक संघर्ष की क्रियाओं की दशा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिनमें 2 या 2 से अधिक सामान्य व्यवहार उत्पन्न होते हैं जिन्हें एक ही समय में प्राप्त नहीं किया जा सकता है। मानसिक संघर्षों के प्रकार। व्यक्ति अपने 2 धनात्मक कर्षण शक्तियों के बीच पा सकता है, अर्थात व्यक्ति अपने आप को 2 धनात्मक कर्षण शक्तियों के बीच पा सकता है या 2 ऋणात्मक कर्षण शक्तियों के बीच पा सकता है या धनात्मक और ऋणात्मक शक्तियों के बीच। संघर्ष को जीव और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के रूप में समझना चाहिए। इसको कर्ट जीवन ने अपने सिद्धांत फील्ड थ्योरी के द्वारा विकसित किया था। मानसिक संघर्ष को किसने विकसित किया था? कर्ट जीवन ने फील्ड थ्योरी के द्वारा इसे विकसित किया था। अपने मानसिक संघर्षों के उत्पन्न होने की 3 स्थितियां उन्होंने बताई थी। इसे पर्यावरण और जीव के बीच अन्योन्य क्रिया कहा जाता है। मानना चाहिए। क्योंकि क्रो एंड क्रो ने लिखा था कि मानसिक द्वंद्व या संघर्ष उस समय उत्पन्न होता है
जब एक व्यक्ति को पर्यावरण की उन शक्तियों का सामना करना पड़ता है जब उसकी स्वयं की रुचियों और इच्छाओं के विपरीत वो शक्तियाँ कार्य करती हैं। मानसिक संघर्ष की 3 स्थितियाँ हैं: उपागम उपागम संघर्ष, परिहार परिहार संघर्ष और उपागम परिहार संघर्ष। सबसे पहला है उपागम उपागम संघर्ष। उपागम उपागम संघर्ष तब उत्पन्न होता है जब दो ऐसे धनात्मक लक्ष्यों में संघर्ष होता है जो कि एक ही समय में समान रूप से व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। तो उपागम उपागम संघर्ष किसे कहा गया है कि उपागम उपागम संघर्ष तब उत्पन्न होता है जब दो धनात्मक लक्ष्यों में संघर्ष होता है जो एक ही समय में समान रूप से व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। जैसे किसी व्यक्ति को अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र दोनों विषय प्रथम प्रिय हैं, लेकिन दोनों के घंटे एक साथ हैं, अर्थात एक साथ ही दोनों की क्लास लगती है। अतः एक को त्यागना पड़ता है। ये त्यागना और स्वीकार करना कि एक सब्जेक्ट का वो त्याग करेगा और दूसरे को स्वीकार करेगा, क्योंकि दोनों को एक साथ तो ले कैसे सकता है वो। तो एक को त्यागना और दूसरे को स्वीकार करना या निश्चित करना ही मानसिक संघर्ष कहलाएगा। अर्थात दो धनात्मक लक्ष्यों के मध्य जब संघर्ष होता है तो वह उपागम उपागम संघर्ष कहलाता है। जैसे कहा जाता है कि एक गधा 2 घास के ढेरों के बीच में खड़ा रहकर भूखा मर गया, क्योंकि वह निश्चित ही नहीं कर पाया कि घास के किस ढेर को खाना प्रारंभ करे। तो उपागम उपागम संघर्ष में 2 धनात्मक लक्ष्यों के मध्य संघर्ष होता है। हमने अभी ऊपर परिभाषा में पढ़ा था कि बोरिंग, लैंगफील्ड और बेल्ट के अनुसार जो परिभाषा थी उसमें कहा गया था कि मानसिक संघर्ष उन क्रियाओं की दशा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिनमें 2 या 2 से अधिक सामान्य व्यवहार उत्पन्न होते हैं जिन्हें एक ही समय में प्राप्त नहीं किया जा सकता है। दूसरा है परिहार परिहार संघर्ष। इस प्रकार के संघर्ष में 2 ऋणात्मक संघर्ष व्यक्ति के समक्ष होते हैं। जैसे यदि छात्र पढ़ने में परिश्रम नहीं करेगा तो फेल हो जाएगा। यहाँ पर छात्र दोनों ही परिस्थितियों से बचना चाहता है कि ना तो उसे परिश्रम करना पड़े और ना ही वो फेल हो, उसे परिश्रम भी नहीं करना पड़े और वो पास भी हो जाए। तो दोनों ही परिस्थितियों से वह बचना चाहता है, तो वह संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसमें व्यक्ति परिस्थिति के साथ संघर्ष तथा अनिश्चय का व्यवहार करने लगता है। जैसे कोई सिपाही न युद्ध में मरना चाहता है और न ही वह नकारा साबित होना चाहता है। अर्थात 2 ऋणात्मक संघर्ष व्यक्ति के समक्ष उत्पन्न होते हैं। तो वह होता है परिहार परिहार संघर्ष। अब है उपागम परिहार संघर्ष। जब एक ही समय में व्यक्ति किसी को चाहता भी है और उससे घृणा भी करता है तो वहाँ उपागम परिहार संघर्ष होता है। इस प्रकार से उसमें आंतरिक तनाव उत्पन्न होता है। जैसे कोई बालक फुटबॉल भी खेलना चाहता है लेकिन चाहता है कि उसे चोट भी ना लगे, तो यह है उपागम परिहार संघर्ष। तो मानसिक संघर्ष के 3 प्रकार बताए गए हैं। उपागम उपागम संघर्ष जिसमें 2 धनात्मक लक्ष्यों के मध्य संघर्ष होता है कि 2 चीज़ें प्रिय होती हैं और उनमें से एक का चुनाव उसे करना होता है। तो एक का चुनाव करना और दूसरे का त्याग करना संघर्ष की स्थिति में उत्पन्न होता है। परिहार परिहार संघर्ष में 2 ऋणात्मक संघर्ष व्यक्ति के समक्ष उत्पन्न होते हैं कि जैसे एग्जाम्पल बताए हैं कि उसे परिश्रम भी नहीं करना पड़े और वह फेल भी नहीं हो, अर्थात दोनों चीजें ही नहीं हो। उपागम परिहार संघर्ष तीसरा
उपागम परिहार संघर्ष की एक ऋणात्मक होता है और एक धनात्मक होता है, अर्थात वह एक ही समय में किसी को चाहता भी है और उससे घृणा भी करता है। सेकंड जो हमारा था कि परिहार संघर्ष, तो परिहार संघर्ष में था कि दो ऋणात्मक संघर्ष होते हैं, लेकिन उसको एक चीज़ का चुनाव करना ही पड़ता है, या तो उसे परिश्रम करना पड़ेगा या फिर फेल होना पड़ेगा। तीसरा उपागम परिहार संघर्ष में जैसे बालक फुटबॉल खेलना चाहता है, लेकिन चाहता है कि उसे चोट भी नहीं लगे। संघर्षों को भली प्रकार समझने के लिए डॉक्टर जे.डी. शर्मा ने विभिन्न चित्रों के द्वारा इसे दर्शाया है। देखिए, सबसे पहला है पर्यावरण संबंधी रुकावटों द्वारा फ्रस्ट्रेशन। व्यक्ति है, उसके लक्ष्य तथा खड़ी रेखा है रुकावटें, इजिकल टू रुकावटें। फिर पहला है परिहार संघर्ष को चित्र के द्वारा दर्शाया गया है, फिर उपागम परिहार संघर्ष के द्वारा, और फिर है उपागम संघर्ष के द्वारा, और फिर है उपागम परिहार संघर्ष दर्शाया गया है। अब है तनाव। तनाव को किसी ऐसी शारीरिक, रासायनिक या भावात्मक कारक के रूप में समझा जा सकता है जो शारीरिक या मानसिक बेचैनी उत्पन्न करे और वह रोग निर्माण का एक कारक बन सकता है। ऐसे शारीरिक या रासायनिक कारक जो तनाव पैदा कर सकते हैं उनमें सदमा, संक्रमण, बीमारी या किसी प्रकार की चोट शामिल होती हैं। तो तनाव ऐसी शारीरिक या भावात्मक कारक के रूप में समझा जा सकता है जो शारीरिक या मानसिक बेचैनी उत्पन्न करता है। तनाव को मनोवैज्ञानिक और शारीरिक स्थिति के असंतुलन के रूप में भी परिभाषित किया गया है, जो स्थिति जन्य मांग और उन जरूरतों को पूरा करने के लिए व्यक्ति की क्षमता और प्रेरणा के बीच असमानता से उत्पन्न होता है। अर्थात जब व्यक्ति अपनी स्थिति के अनुकूल अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता है, अर्थात व्यक्ति जब अपनी स्थिति के अनुकूल अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाता है और वह अपने मनोबल को कमज़ोर होने देता है, तो इस प्रकार की स्थिति तनाव को महसूस करता है। तनाव मन स्थिति से उपजा विकार होता है। मन स्थिति एवं परिस्थिति के बीच असंतुलन एवं असामंजस्य के कारण तनाव उत्पन्न होता है। तनाव एक द्वंद्व है जो मन और भावनाओं में गहरी दरार पैदा करता है। तनाव अनेक मनोविकारों का प्रवेश द्वार है। उससे मन अशांत, भावना अस्थिर एवं शरीर अस्वस्थता का अनुभव करते हैं। ऐसी स्थिति में हमारी कार्य क्षमता प्रभावित होती है और हमारी शारीरिक व मानसिक विकास यात्रा में व्यवधान आता है। अर्थात तनाव असंतुलन की दशा है जो प्राणी को अपनी उत्तेजित दशा का अंत करने के लिए कोई कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। इलियट ने अपने शब्दों में कहा है कि तनाव से हमारा तात्पर्य है किसी संघर्षात्मक परिस्थिति से जो विरोधी या विपरीत मनोवृत्तियों को उत्पन्न करती है, कि संघर्ष की परिस्थिति होती है जो कि हमारे मन में विपरीत या विरोधी मनोवृत्तियों को उत्पन्न करती है, उसे तनाव कहा जाता है। तनाव के लक्षण: सिर दर्द, नींद न आना, गुस्सा और हताश होना, किसी एक चीज़ पर ध्यान न लगा पाना, बिना बात ही रोना, दूसरों को नज़रअंदाज करना। तनाव दो प्रकार के हो सकते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक तनाव वह है जब व्यक्ति के सामने एक ऐसी स्थिति होती है
जो उसे कुछ अच्छा पाने का एक अवसर प्रदान करती है। इस स्थिति में तनाव व्यक्ति के लिए एक प्रेरक का कार्य करता है। इस प्रकार का तनाव अच्छा माना जाता है। तनाव दो प्रकार के होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक तनाव वह है जब व्यक्ति के सामने एक ऐसी स्थिति होती है जो उसे कुछ अच्छा पाने के लिए एक अवसर प्रदान करती है। इस स्थिति में तनाव व्यक्ति के लिए एक प्रेरक का कार्य करता है। इस प्रकार का तनाव अच्छा माना जाता है। दूसरा है नकारात्मक तनाव। वह तनाव होता है जो व्यक्ति को सामाजिक, शारीरिक, संगठनात्मक और भावात्मक परेशानियों से सामना कराता है। इस प्रकार का तनाव बुरा तनाव माना जाता है। तनाव के कारण कि तनाव किस कारण उत्पन्न होता है। भविष्य और कैरियर को लेकर चिंता। प्रत्येक व्यक्ति अपने कैरियर और भविष्य को लेकर सदैव परेशान रहता है। उसका कैरियर कैसे बनेगा, यह उन स्थितियों में से एक है जिनके विषय में हम बात कर रहे हैं कि तनाव की स्थिति है कि कैरियर को लेकर चिंता रहती है तो वह तनाव की स्थिति में आ जाता है। दूसरा है पैसे को लेकर तनाव, क्योंकि अपनी आजीविका चलाने के लिए, ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पैसा कमाना होता है। व्यक्ति पैसों के लिए सदैव चिंतित रहता है। परिवार को लेकर तनाव। व्यक्ति की ताकत और उसकी कमजोरी दोनों ही उसका परिवार होता है, जिसके प्रति वह सदैव अपने कर्तव्य को पूरा करने की कोशिश करता है, जिसमें वो कभी सफल हो जाता है और कई बार होता है कि वह असफल हो जाता है, जो व्यक्ति को तनाव में रखने का कारण है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।